तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नया चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस वगैरह तो रेगुलरली नहीं आते हैं, कभी कभी शायद ही आते हैं, आने के चांसेस 50% है। और इसके जो वेटेज हैं काफ़ी कम है जेई में, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके एप्लीकेशन दूसरी जगह पे आते हैं। तो फोर्सेस का एनालिसिस वगैरह तुम्हें करना आना चाहिए, किस तरीके से फोर्स बैलेंस करते हैं, एक्सेलरेशन होगा, मोशन में होगा, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे, ये क्या क्या होगा, उस सभी चीज़ का हमारा मतलब जो एप्लीकेशन है वो अच्छे अच्छे चैप्टर्स में आता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आ गया, या फिर तुम्हें उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, ईएमआई में वगैरह में आ गया। तो फोर्सेस का एनालिसिस तो हर एक जगह चलता है। इवन तुम वेब ऑफ ये पढ़ोगे, क्या नाम है, मॉडर्न फिजिक्स में भी तुम्हारा ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस वगैरह लगता है। बेसिक लॉज है, हर एक जगह पे लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिक बेसिक चीज़ें तो बताने की इसमें ज़रूरत है नहीं। जैसे फोर्स होता क्या चीज़ है, फोर्स कोई भी पुल या पुश को हम लोग फोर्स बोलते हैं। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पुश हो रहा है या फिर पुल हो रहा है तो उसको हम लोग फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बॉडी अगर रखा हुआ है और वो मोशन करने लग जाए किसी भी फोर्स के कारण से, किसी भी पुश के कारण से, तो ही उसे फोर्स बोलेंगे। ये डेफिनेशन गलत है। क्यों? मूव तो कर रहा है सर, फोर्स ही तो मूव कराएगा, लेकिन डेफिनेशन अधूरा है। जरूरी नहीं है कि बॉडी मूव करे तभी फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये दीवार है और इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तो ये बॉल मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा, लेकिन क्या तुमने फोर्स लगाया? हाँ लगाया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है काइंड ऑफ। तो एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल सा चीज़ है। और ये सब चीज़ें पूछा जाएगा नहीं, ये सब थ्योरी की बातें हैं और कहीं पे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुमको सिर्फ जेई के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। तो क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उस पे हम लोग फोकस करेंगे। और इसका यूनिट वगैरह क्या होता है ये सब तुम्हें पता है। एक यूनिट होता है न्यूटन और एक होता है डाइन। एक एमकेएस यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट है। एमकेएस और सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन तुम्हें पता है क्या? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम वाला ना। एमकेएस मतलब कि मीटर, केजी किलोग्राम मतलब कि, और एस मतलब सेकंड, और सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो सीजीएस और एमकेएस यूनिट इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, एन से डिनोट करते हैं। और न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हम लोग किस में लेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में कैसे लिखेंगे, डाइन इज इक्विवेलेंट टू, केजी को हम लोग लिखते हैं किसमें, ग्राम में, और मीटर हो जाता ग्राम है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक सा चीज़ है जो तुमने बचपन में पढ़ा है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन बता सकते हो क्या? 1 न्यूटन इज इक्वल 10 raised to 5 dying। 10⁻⁵ है ना। और चाहे इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, टेन टू तो द पावर फाइव। बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि केजी को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। फिर मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड एज इट इज रहेगा। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट डाइन। और स्टार्ट किससे किया था, न्यूटन से। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स, और ये जो है पुराना यूनिट है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। केजीएफ इसे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। और इसको मेज़र किस तरीके से करते हैं, 1 kgf इज इक्वल्स टू
जो भी तुमने मेजर किया है अमाउंट फोर्स, वो न्यूटन में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये केजीएफ में निकल करके आ जाएगा। तो समझना केजीएफ जो यूनिट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम किसी भी चीज़ को कहाँ पे मेजर कर रहे हो, मून पे या अर्थ पे, इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा। और भी आगे जा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग भी मेजर करता है चीज़ों को, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, किसी अर्थ वर्थ पे डिपेंड करेगा कि नहीं, वो सब हम लोग भी बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्सेस के बारे में जानते हैं, तो फोर्स समझ लिए कि कोई भी पुश और पुल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स का भी वेरिएशन होता है, अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं हमारे नेचर में। तो टोटल 4 डिफरेंट तरह के फोर्सेस हैं हमारे यूनिवर्स में, और उसी फोर्सेस के एग्जिस्टेंस के कारण से हमारा पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। पहला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी फोर्स को हम लोग एनएलएम में डिस्कस करेंगे। इसी फोर्स के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। और ये फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ना, काफ़ी दूर दूर तक लगता है। प्लैनेट्स वगैरह, सन वगैरह के बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट उसके ऊपर दिखता है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं लिखने चाहूँ लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं इन सभी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और ये एक ऐसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, हमेशा सेंटर के टूवर्ड्स लगता है। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इन दोनों के बीच में मीडियम कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स हमेशा वैसा ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है क्या? तुम्हारे किसी काम का यस नहीं है। हाँ, नहीं भी यस सर। जानोगे तो भी तुम क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। Yes, sir. दूसरा जो सर हमारे वो थियरी एनसीईआरटी में भी है। हाँ, बहुत सारे जगह पे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अब तुम रिपीटर्स हो, कोई काम का नहीं। नेक्स्ट इज यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्स है, और इसी फोर्स के कारण से कोई भी इंसान का बॉडी या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स का बॉडी अच्छे तरीके से वर्क करता है, फंक्शन करता है, या फिर वो जिंदा है। अगर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग का सेल्स कभी भी बाइंड नहीं रहेगा, बाइंडेड कभी नहीं रहेगा, जैसे रेत की तरह बिखर जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जैसे ही इस, समझ लो 1 सेकेंड के बाद ये फोर्स एग्जिस्टेंस में ख़त्म हो गया, नेचर में ख़त्म हो गया, सारे चीज़ ख़त्म, सब डस्ट बन जाएगा। ये फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बेसिकली 2 फोर्स को इंक्लूड किया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स अलग करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स अलग होना चाहिए, है ना? बोलना तो चाहिए था, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को कंबाइन किया है, नहीं किया, इधर तो अलग ही रखा। लेकिन यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके लिखा गया, कोई बता सकता है रीजन? हम्म, सर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वाइस वर्सा। हम्म, देखो, जैसा कि तुम लोग तो रिपीटर्स हो और ईएमएफ ईएमआई तुमने पढ़ा ही होगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना ही होगा तुमने। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लोकेशन पे चेंज होता है ना, या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो उस जगह पे
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाता है, या फिर किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा हो, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देता है। तो इनफैक्ट ये एक दूसरे को इंड्यूस करता है, एक में चेंज होने के कारण से दूसरा इंड्यूस होता है। और इसका बेहतरीन मतलब कि बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है, जिसको हम लोग फोटोन भी बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में लेकर के चलता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेरी करता है कुछ इस तरीके से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ऐसा। और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है बोथ वेरिएबल है और दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है क्या? तो इसी दोनों फोर्स को एक साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। अब इसके प्रॉपर्टीज वगैरह फिर से वही सारी चीज हो जाएंगे। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों में हो सकता है, लॉन्ग रेंज फोर्स भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखें तो ये फोर्स काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हर एक में एग्जिस्ट करता है। कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही होता है। जैसे कि कोई भी टेंशन हुआ या फिर नॉर्मल हुआ या फिर फ्रिक्शन हुआ, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बताओ? बोलो। Sir, force of interaction between nucleus and electrons. न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट एंड रिपल्सन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया और ये प्रोटॉन हो गया। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ना, चार्ज के कारण से सर फोर्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, हाँ है ना? सर। जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियॉन। और प्रोटॉन है, या फिर न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, चार्जेस नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रही है ना जिसके लिए चार्ज कंपलसरी नहीं, ये न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है? तो ये इसके बीच में फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। कौन सा फोर्स लगेगा रिपल्सन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन डिस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स इज आल्सो प्रेजेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने में या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने, ठीक है? और इस तरीके से हमारा यस सर। न्यूक्लियस फॉर्म है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम रीजन में लगता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज वीक फोर्स। और वीक फोर्स क्या है बोलो? किसी भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग वीक फोर्स बोलते हैं ना, एक्ट्स when any two elementary particles। और इसी फोर्स के कारण से जो हमारा प्रोसेस होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह, है ना, वो यही वीक फोर्स के कारण से होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रोनो एंटी न्यूट्रोनो निकलता है ना, न्यूट्रोनो हमारा ब्रेक बचाता है। कहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं? ये हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, और ये काफ़ी वीक फोर्स होता है, इसीलिए इसका नाम भी वीक फोर्स है। और ये काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वीकेस्ट मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होना चाहिए तभी जाकर के ये फोर्स एक्टिव रहेगा, अदरवाइज तो भूल ही जाओ। लगभग 10⁻⁻⁻15 के रेंज। तो ये सारे फोर्सेस थे जो कि नेचर में हमारे पाए जाते हैं। और फोर्सेस को और भी अपने तरीके से कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी फोर्स जो फील्ड के फॉर्म में हो उसे हम लोग फील्ड फोर्स बोलते हैं। फील्ड फोर्स बोलते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो उस फील्ड में हवा में ही कोई भी ऑब्जेक्ट आए उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उस लोकेशन पे चार्ज प्रेजेंट कहीं और होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये दोनों कांटेक्ट में आया? क्या नहीं, लेकिन फिर भी हवा में ही फोर्स लग रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। दूसरा जो तरह का फोर्स होता है वो होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होने के लिए किसी भी दो बॉडी का कांटेक्ट में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी भी टेबल के ऊपर हमने किसी बुक को रख दिया या फिर ब्लॉक को रख दिया, तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगता है नॉर्मल, और ये नॉर्मल जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि ये कांटेक्ट में आया तभी फोर्स लगा। ब्लॉक को ऊपर उठा लो ग्राउंड से या फिर जो भी चीज़ है टेबल से, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, नॉर्मल लगेगा ही नहीं। तो कोई भी ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आने के बाद ही लगता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में है तभी लगेगा। दूसरा और कौन सा फोर्स हो सकता है? फ्रिक्शन, कांटेक्ट में है तभी लगेगा। और कैसा हो सकता है? टेंशन। ये सभी फोर्सेस तुम्हारे कांटेक्ट में होंगे तभी लगेंगे। स्प्रिंग फोर्स भी तुम्हारा कांटेक्ट में आने के बाद ही लग सकता है। और ये सारे कांटेक्ट फोर्स जितने भी हैं ये सभी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया फोर्सेस का बेसिक डिस्कशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लॉज है ना, इन तीनों लॉज को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो बताओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? Every body continues to be in a state of rest or of uniform motion unless and until a net external force acts on it. बिल्कुल सही। कोई भी बॉडी अपने स्टेट में रहने की कोशिश करता है, वेदर इट इज एट रेस्ट और वेदर इट इज इन मोशन, यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन नहीं है तभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स लगने लग गया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो हम लोग फिर बता नहीं पाएंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में यू स्पीड से जा रहा होगा विच इज कांस्टेंट, और इसका एक्सेलरेशन हो नहीं सकता क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा। तो ये अपने स्टेट, इसको क्या कहा जाता है? एक स्टेट कहा जाता है, इट्स कॉल्ड स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन। तो ये अपने स्टेट को तभी चेंज करेगा जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, नॉट इंटरनल, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। इंटरनल फोर्सेस के बारे में नहीं बोल रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। ये
एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये अपने क्या बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा, या फिर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, मैंने फोर्स इधर लगाया, अब अपने मोशन को ये स्टेट को ये चेंज करेगा। ठीक है, रुक सकता है या फिर अब एक्सलेट कर सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। ये तो पहला चीज़ था। इंटरनल फोर्सेस भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस हो गए। और ये क्या कहलाएगा? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या कहलाएगा? इंटरनल फोर्स। तो ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का क्या मतलब होता है, समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है? एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक साइकिलिस्ट है। सर हाँ, सर जो वो इंटरनल फोर्स समझा नहीं मेरे को। मैं समझा दूंगा, अभी और भी चीज़ें सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इंटरनल फोर्स बता दूंगा मैं अच्छे से। मान लो ये साइकिलिस्ट है, और साइकिलिस्ट जो है वो मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, और एक ट्रक है जो कि आगे की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और सामने आ गया खली। दोनों ट्रक के सामने आ गया, एक साइकिलिस्ट के सामने और एक ट्रक के सामने आ गया, द ग्रेट खली। बताओ क्या होगा पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में? फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? ये साइकिलिस्ट 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, खली के पास जाकर के टक्कर खाएगा और खली साइकिल के ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए साइकिलिस्ट को रोक देगा और खली को कुछ भी कोई नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट वाले केस में ऐसा होगा। सेकेंड वाले केस में क्या होगा? ये 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रक आगे की डायरेक्शन में आ रहा है और खली आगे आया, लेकिन टक्कर खाने के बाद खली ट्रक के नीचे आ जाएगा, बराबर। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या था? दोनों का स्पीड तो सेम था, दोनों का स्पीड सेम था, लेकिन खली जो है इस साइकिलिस्ट को आराम से रोक पाया और इसको नहीं रोक पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉडीज इनर्शिया में थे, अपने ऐसे स्टेट ऑफ मोशन में थे जो कि आगे की डायरेक्शन में कंटिन्यू टू मोशन करने की कोशिश करेगा। अब खली ने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको रोकने की कोशिश करा, तो जिसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसको काफी ज्यादा टफ होगा रोक पाना। जैसे कि बहुत बड़ा सा चट्टान है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इसको तुम मूव कराओगे तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे। और एक छोटा सा पेबल है, एक पत्थर है, उसको तुमने किक कर दिया, आराम से निकल गया बाहर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों रेस्ट पे था। दोनों में डिफरेंस क्या है? मास का, है ना? तो ये हमारा इनर्शिया कहलाता है। फील कर पाए क्या इनर्शिया का क्या मतलब होता है? यस सर। Yes. हाँ, यस सर। तो इसी को हम लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं। जितना ज़्यादा काइंड ऑफ मास बोलोगे उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो अपने मोशन को या फिर रेस्ट के सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट इज इनर्शिया। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। बताओ सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या है? Force is directly proportional to the rate of change of momentum of a body.
क्या F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोला जा सकता है? यस सर। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. तो सेकंड लॉ हमारा ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और सेकंड लॉ ये नहीं बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसीलिए ये गलत है, लेकिन आता तो इसी जगह से है। सो दिस फॉर्मूला इज बेसिकली द डिराइव्ड वन, नॉट द सेकंड लॉ। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वैलिड है, लेकिन हर एक जगह पे F इज इक्वल टू m हम लोग नहीं लगा सकते। समझना पड़ेगा, हम लोग समझते हैं आगे चलते। तो ये डिराइव्ड कैसे है? ये हमारा एक्चुअल है। F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो फिर मुझे यहाँ पे इसको क्या लिखना होगा? F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू dv/dt। लेकिन कन्वीनियंसी के लिए इस कांस्टेंट को 1 ले लिया जाता है और फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp/dt। और p क्या है हमारा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, whether the it is force or the momentum, both are vector quantity। पता है ना तुम्हें? यस यस सर। अगर Yes, वेलोसिटी का yes, sir. डायरेक्शन देखें तो मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। तो p इज इक्वल टू mv होता है, और फोर्स एंड मोमेंटम बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लेता हूँ तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एम वी डिवाइडेड बाय डी टी। तो मास क्या है हमारा? कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ और डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा डिराइव्ड फॉर्म है। तुम बोलोगे सर क्या डिफरेंस क्या है? सब कुछ तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये बोलो ये वो बोलो, थोड़ा सा डेरिवेशन। एक चीज हर एक चीज को पलट के रख दिया, डेट इज मास। मास कांस्टेंट था तभी हम लोग इस मास को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल पाए। अगर हमारा मास कांस्टेंट नहीं होता तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं निकाल पाते। बोलोगे मास तो कांस्टेंट रहेगा, कोई ब्लॉक है उसका मास थोड़ी ना चेंज होगा टाइम के साथ। ब्लॉक के केस में मास चेंज नहीं होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें मासेस चेंज होता है, और इसी मास के चेंज के कारण से ये बहुत सारे चीज हो रहे हैं। जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करा, रॉकेट बेस्ट एग्जांपल यही रहता है हमेशा। रॉकेट के अंदर क्या होता है? फ्यूल होता है, और फ्यूल का मास होता है। वो मास को बाहर फेंकता है, इजेक्ट करता है। तो इसका मास, इस रॉकेट का मास टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। आया ना? फ्यूल तो धीरे धीरे बर्न होते जाएगा ना, यस सर। तो टाइम के साथ मास घटते जा रहा है, और मास अगर घटते जाएगा तो इस m को मैं डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या मैं इसमें किसी भी इंस्टेंट पे F इज इक्वल टू एम ए लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, किसी भी इंस्टेंट पे। लेकिन क्या ओवरऑल के लिए मैं लगा सकता हूँ? क्या ओवरऑल ड्यूरेशन के लिए नहीं, क्योंकि ओवरऑल ड्यूरेशन के लिए मास हमारा वैल्यू है ना। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है F, तो इसका एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा पूरे ड्यूरेशन में लगेगा। लेकिन तुमने अगर इस जगह पे, इस इंस्टेंट पे F इज इक्वल टू एम ए लगाया, तो उस इंस्टेंट का मास लेना पड़ेगा और उस इंस्टेंट का फोर्स लेना होगा, तो वो एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन भी उसी इंस्टेंट का होगा। कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, जबकि ब्लॉक वाले केस में एक्सेलरेशन सेम रहेगा। समझा गया? यस Yes, sir. हाँ। यस Yes, सर। sir. सो दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम, और F इज इक्वल टू एम ए हम लोग तभी लगा Yes, सकते Yes, हैं sir. जब किसी भी सिस्टम का मास कांस्टेंट रहे। ओके। अब
बहुत लोग बोलते हैं कि जो एफ इज इक्वल्स टू एम ए डिराइव हो चुका है, सेकेंड लॉ आ चुका है, तो थर्ड लॉ देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो कैसे? तो पहले थर्ड लॉ समझते हैं क्या। कोई बताओ थर्ड लॉ क्या है? Every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. बहुत ही मतलब कि शॉर्ट सेंटेंस में इसको डिफाइन कर दिया गया, जैसा तुमने बताया। एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। काफ़ी सिंपल था, लेकिन जितना सिंपल सेंटेंस में दिया गया उतना सिंपल ये है नहीं। थर्ड लॉ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल एक्शन रिएक्शन हम लोग देख, लेकिन उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। पहले मैं लिख देता हूँ क्या है। तो एवरी एक्शन there is an equivalent and there is always an equal and opposite reaction. There is always an equal opposite reaction. तो सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी, मान लो कि दीवार है, वॉल है दीवार, और कोई भी पर्सन इसके ऊपर पुशिंग फोर्स लगा रहा है, तो इस पर्सन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और क्योंकि वॉल पे पुश किया जा रहा है तो इस वॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये आदमी ने क्या किया, नॉर्मल फोर्स इस पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो वो दीवार जो है, वॉल जो है, वो भी क्या किया, इस आदमी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ये समझ में आया क्या? सो दीज Yes, फोर्सेस sir. आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब कि इस आदमी ने कुछ एक्शन किया तो उसको रिएक्शन मिला कि इसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लगा। और ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं सेकेंड लॉ से, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम पे देखें तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0, और इसको हम लोग बोल सकते हैं dp बाय dt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p जो बोला गया है पूरे सिस्टम का होगा, और पूरे सिस्टम में दो पार्टिकल्स है, एक तो आदमी है और एक दीवार। तो d p1 प्लस p2 लिखा जाएगा, डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt इज इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में रहेंगे सारे, है ना। सो dp1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp2 बाई dt। और dp1 बाई dt क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का, मतलब कि फर्स्ट पे जितना फोर्स लग रहा है और दूसरे पे जितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि n1 इज बेसिकली इन मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। n1 का मैग्नीट्यूड n2 के बराबर है। मैं ऊपर n1 और n2 लिख देता हूँ। 1 वाला पार्टिकल मैंने किसको बोला है, 1 मान लो कि ये है 1 और ये 2 है, तो ये n1 होगा और ये n2। तो यहाँ से देखें तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज देखें तो अपोजिट है। और डायरेक्शन वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका मतलब n1 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ n2 वेक्टर। समझा क्या? यस Yes, sir.
तो बहुत जगह पे ये भी लिखा जाता है कि Yes, sir. न्यूटन्स थर्ड लॉ देने की जरूरत नहीं थी, जो सेकंड लॉ है उसी से पता चल जाता है, उसी से डिराइव हो जाता है। और वो कैसे होता है मैंने यहाँ पे दिखाया तुम लोग। चलो ठीक है, तो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन और भी चीज़ें इसमें समझने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक एग्जांपल तुम लोग को देना चाहूँगा, कराना चाहूँगा, और उसी से तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। मान लो कि कोई एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। इस तरीके से टेबल है और इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है चलेगा। तो इस ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊंगा। एफबीडी का मतलब समझ में आता है क्या? एफ बी Yes, sir. डी, जिसको हम लोग बोलते हैं Yes, sir. So, फ्री बॉडी the body. डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि कोई भी एक बॉडी लो और इस बॉडी के ऊपर जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ओनली फोर्सेस, जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करो, उसको दिखाओ, ठीक है, जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं। और ये फोर्सेस सूडो फोर्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। हम लोग क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगा करके सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें जेई में आ जाए, तो जेई में अगर क्वेश्चन आया है तो एफबीडी में सूडो फोर्स को इंक्लूड नहीं करना है। मस्ट नॉट इंक्लूड सूडो फोर्स। सूडो फोर्स समझ में आता है ना? पढ़ाई है तुम लोगों ने? नहीं Yes, सर। sir. हाँ, नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा सीडो है फोर्स सर। का मतलब नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हो? कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर होता है तो बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स लगाते हैं। चलो अभी के लिए जान लो, नहीं ऐसा होता है कुछ फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पता होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही हम लोग सूडो यस फोर्स सर। बोलते हैं। सेंट्री, यस सर, सेंट्रीफ्यूगल मालूम है। हाँ, उसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। तो बॉडी के ऊपर जो रियल में फोर्स लगते जा रहा है उसी फोर्स को हम लोग इसमें पिक्चोरली डायग्राम में शो करेंगे, सूडो फोर्स को शो नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन करना होता है तो हम लोग सूडो फोर्स को भी शो करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। और इस ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, देखो कैसा होगा। ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में mg और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल। तो तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा होगा? क्या MG. एन और mg mg. एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. नॉर्मल एंड mg आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये दोनों नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हें डेफिनेशन आता तो है लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आता है ना, क्योंकि रट रखा है बचपन से और अच्छे तरीके से कहीं पे बताया भी नहीं जाता। एक्शन रिएक्शन पेयर ये बोलने का मतलब बस इतना सा समझ में आता है तुम लोगों को कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। इतना ही एनफ नहीं है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर को डिफाइन करने के लिए। तो अब मैं समझाता हूँ कि उसको थर्ड लॉ को और अच्छे तरीके से कैसे हम समझे और कैसे हम लोग पता करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर को समझने के लिए या फिर बोल लो यूँ पहचानने के लिए हम लोग कुछ कंडीशंस को लगाएंगे वहाँ पर। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर जाएंगे तभी मैं बोल सकता हूँ कि वो सभी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स होंगे। पहला चीज़ तो ये, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, बोथ
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल है। अभी हम लोगों ने देखा बॉडी के ऊपर mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा, अपोजिट इन डायरेक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम तो है और अपोजिट इन डायरेक्शन भी है। बिल्कुल सही, सेकंड भी सेटिस्फाई कर गया। फिर भी ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तीसरा जो है वही इसको कैटेगराइज करेगा या फिर डिफरेंशिएट करेगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी पे नहीं लगता है। क्या इस जगह पे नॉर्मल और mg एक ही बॉडी पे लग रहा है? हाँ, Yes, तो ये दोनों यस एक्शन सर। रिएक्शन पेयर कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ऊपर चलूं और इस वाले केस को देखूं तो यहाँ पे N1 एंड N2 को एक्शन रिएक्शन पेयर बोला था। क्या N1 एंड N2 मैग्नीट्यूड में सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है? बिल्कुल है। क्या दोनों अलग बॉडी पे लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं? बिल्कुल है। यस सर। है ना? तभी ये फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहलाएगा। और क्या इसके प्रॉपर्टीज है? इसका प्रॉपर्टी ये भी है कि जो नेचर ऑफ फोर्स होगा एक्शन रिएक्शन पेयर का वो सेम होगा। द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी सेम। अब इसका मतलब क्या हो गया नेचर ऑफ फोर्स का मतलब? जैसे नेचर में हमारे टोटल 4 तरह के फोर्सेस प्रेजेंट बताए था, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक। तो तुम ध्यान से देखो, इस जगह पे ये जो नॉर्मल फोर्स है ये कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और mg जो फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का है? ग्रेविटेशनल। क्या दोनों का नेचर सेम है क्या? नहीं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता है। और ऊपर चलते हैं, इस जगह पे दोनों पे नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्सेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दोनों का नेचर सेम है ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए दोनों का नेचर सेम है, इसीलिए वहां पे दोनों एक्शन रिएक्शन पे आता है। इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, बेसिकली कैटेगराइज करने के लिए नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो ऑलवेज साइमल्टेनियसली लगते हैं। बोथ फोर्सेस acts simultaneously, acts at the same instant। टाइम नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि पहले फोर्स लगाया वापस से बाद में कुछ टाइम के बाद रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर इंस्टेंट होता है, तुरंत लगता है, और साइमल्टेनियसली भी लगता है। एक के होने के कारण से दूसरा है, अगर एक को तुरंत हटा दिया तो दूसरा भी हट जाएगा। जैसे कि इस केस में देखते हैं, इस ब्लॉक को हम लोगों ने रखा था टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा था और नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा था। लेट से कि मैं अचानक से इस ब्लॉक को ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट कर लिया, क्या mg हट जाएगा? क्या रहेगा? रहेगा। mg तो रहेगा। mg तो रहेगा। क्या नॉर्मल हट जाएगा? यस सर। यस सर। नॉर्मल Yes, हट sir. जाएगा। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। फिर mg लग रहा है लेकिन नॉर्मल गायब हो गया, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अब तो बातें हम लोग को समझ में आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन क्या होगा और mg का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, बोलो।
हमारे पास दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्स का अपना अलग एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। मान लो कि ये जो ब्लॉक है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही रखा हुआ था। तो जैसे ही मैंने इसका एफबीडी बनाया तो एफबीडी में मुझे दो बॉडीज चाहिए और तभी जाके काम कंप्लीट होगा। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका डायग्राम इस टाइप से बनाया। ये हमारा अर्थ और ये ब्लॉक। तो अब तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, अगर ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और इस पे लगेगा नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में। और अर्थ के ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। अर्थ के ऊपर भी लगेगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही फोर्स ये लगेगा। ये कैसे लगा? कोई भी दो मासेस होते हैं उस पर फोर्सेस लगते हैं, है ना। F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और ये होता है कितना? Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इसी को तुम बहुत बड़ा कर लो तो क्या फर्क पड़ता है? अर्थ हो गया ये और ये हो गया ब्लॉक। फोर्सेस तो अभी भी लगेंगे, है ना। तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल है, mg और mg इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. यस। तो इस नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना और इस mg का एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना। क्लियर है क्या? यस। Yes, sir. देख लो, सब सारे Yes, sir. कंडीशन वेरीफाई कर रहे होंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम नेचर का फोर्स है, इंस्टेंटेनियसली लग रहा है, अपोजिट बॉडी मतलब कि डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, कोई भी सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है एक्शन रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो ये तीनों लॉज को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम क्या चीज़ है? थर्मोडायनेमिक्स में भी सिस्टम के बारे में बताया गया होगा अच्छे तरीके से। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिजिक्स में जब यहाँ पे हम लोग एनएलएम में खास करके बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब बस इतना सा होता है कि तुमने बाउंड्री क्रिएट कर दिया और उस बाउंड्री के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं उसे सिस्टम का पार्ट माना जाए और इस बाउंड्री से जितने भी चीज़ें बाहर हैं उसे सिस्टम के बाहर का पार्ट माना जाएगा। तो ये कहला दिया बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। और इसके अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हो सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर जितने भी सारे फोर्सेस होते हैं उसे बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस। और कोई भी फोर्स जो बाहर से लग रहा है, सिस्टम के बाहर से लग रहा है, उस फोर्स को बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया क्या? तो ये हमारे Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सिस्टम कितना बड़ा या कितना छोटा लेना चाहता हूँ। कोई भी फोर्स कभी इंटरनल या कभी एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे कि सभी फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, लेट से सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे थे। तो फर्स्ट केस में अगर तुमने सिस्टम ये लिया तो अंदर में जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे थे वो सभी क्या हो जाएंगे? इंटरनल फोर्सेस। लेकिन अगर तुमने सिस्टम लेट से ये लिया, ये सिस्टम ले लिया, तो अब
सारे फोर्सेस इंटरनल नहीं होंगे। तुमने सिस्टम ये लिया तो बाहर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, ये दोनों अब एक्सटर्नल फोर्स कहलाएंगे। ये सिस्टम से बाहर से आ रहा है। क्लियर है क्या? सर एक्सटर्नल Yes, sir. फोर्स मतलब बाहर से सिस्टम पे लग रहा है या बाहर ही एक दूसरे के अंदर लग रहा है ऐसा? नहीं नहीं, ये सिस्टम का बाउंड्री से कोई भी फोर्स बाहर जा रहा हो या फिर बाहर से आ रहा हो, लाइन को क्रॉस करना चाहिए, तभी जा करके वो कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और बाउंड्री के अंदर ही अंदर फोर्स लग रहा है तो उसे इंटरनल बोलेंगे। सर नहीं, मतलब बाहर ऐसे दो पार्टिकल्स है और दो पार्टिकल्स के अंदर ही फोर्स लग रहा है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे क्या, क्योंकि वो सिस्टम पे है तो। ये हमारा सिस्टम है, ये दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, ये भी इंटरनली इधर इधर लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने सिस्टम डिफाइन नहीं किया ना, दिस इज आवर सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा सिस्टम नहीं, सिस्टम ये है। ठीक है क्या? यही पूछ रहे तो थे। अगर वो दो पार्टिकल सर, तो अगर वो दो पार्टिकल सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया हाँ, अब लेट ऐसा से नहीं? कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। सेकेंड इज आवर सिस्टम, फर्स्ट इज नॉट ऑन आवर कंसर्न, फर्स्ट हमारे कंसर्न का सिस्टम नहीं है। यस सर। Sorry. तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन सभी के पहले एपीटी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत ही सिंपल सिंपल पहले मैं दे रहा हूँ। एम मास का ब्लॉक है और ये किसी स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, इसका एपीटी बनाओ। एक ब्लॉक कैपिटल एम मास का और एक स्मॉल एम मास का, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका एपीटी बनाओ। मुझे लगता है कि तुम सभी को ये सब आता होगा। स्मॉल एम मास का एपीटी बनाओ। और लास्ट केस में दोनों ब्लॉक का एपीटी बनाओ। सॉल्व करो, सभी ब्लॉक के एपीटी बनाना है, इधर भी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम का एपीटी बनाना है और इस जगह पे भी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम का एपीटी तुम्हें बनाना है। सॉल्व करो। देखो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला काफ़ी ज़्यादा इजी है। फर्स्ट वाले अगर ब्लॉक को बनाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में एम जी लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में एन सी लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक को बनाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में स्मॉल एम जी लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा,
और कैपिटल एम वाले ब्लॉक को अगर हम लोग बनाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में कैपिटल एम जी लगेगा, और क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स इस पे लगा है तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर इधर आएगा N1, और ग्राउंड से एक नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये N2 हो जाएगा। ऑलवेज याद रखना, अगर किसी भी बॉडी का एफबीडी बना रहे तो सबसे पहले देखो कि वो कितने जगह पे कांटेक्ट में है। 1 2, टोटल 2 कांटेक्ट है, तो इस बॉडी के ऊपर 2 नॉर्मल लगेगा। ऊपर वाले बॉडी पे कितना कांटेक्ट था, सिर्फ एक कांटेक्ट था, तो एक ही नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे भी एक कांटेक्ट था, तो वो कांटेक्ट टेंशन वाला है, तो एक टेंशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, अब स्मॉल एम मास का हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो कितने कांटेक्ट आ रहे हैं, एक इधर है और ये दूसरा 2 है, तो 2 नॉर्मल लगेंगे इसके ऊपर। नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, और कांटेक्ट है। नॉर्मल ऑलवेज पुश करता है, इस बात को हमेशा याद रखना। ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल जो है ऑलवेज पुश करेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। इसको फर्स्ट कांटेक्ट मान लो, सेकंड है ये, और इधर से ये N2 ऑलवेज पुश फोर्स लगता है, और टेंशन ऑलवेज पुल फोर्स लगाता है। और दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, एक कैपिटल है मास पे, कांटेक्ट इस पे भी 2 है, एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में और एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में। नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, और एक कांटेक्ट क्योंकि इस जगह पे है तो ग्राउंड से भी नॉर्मल लगेगा N3 इस डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट केस देखते हैं, कैपिटल एम मास और स्मॉल एम मास। कैपिटल एम मास पे देखते हैं, कैपिटल एम मास पे कांटेक्ट कितना है बताओ? एक ही जगह पे कांटेक्ट है, वो भी इस जगह पे। One. तो पहला तो mg नीचे के डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा, और जो F फोर्स लग रहा था वो भी लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो कांटेक्ट है, इस जगह पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? कैसे डिसाइड करेंगे? नॉर्मल फोर्स लग तो रहा है, लेकिन किस सेंटर डायरेक्शन से में? पास, तो ये सेंटर से नॉर्मल, पास होगा। हाँ, ये नॉर्मल फोर्स जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए जाएगा। सो दिस नॉर्मल विल बी इन दिस डायरेक्शन। और अगर ये बन चुका है तो अब हम लोग स्मॉल एम मास को भी बना सकते हैं। उसमें 3 कांटेक्ट है, 1 2 और ये 3। इधर लगेगा N1, इस तरफ से लगेगा N2, और इस तरफ से लगेगा N3। इसका खुद का मास है, तो नीचे की डायरेक्शन में mg। समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं और हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं। सर वो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। हम्म, यस सर, डन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो F नेट फोर्स on any system is equals to 0, then the system is called to be in equilibrium। चाहे सिस्टम में एक ही पार्टिकल क्यों ना, जैसे कि मैंने इस ब्लॉक को बोला कि ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स स्मॉल m वाले ब्लॉक पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया सिस्टम। तो ये इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। सो net force in x direction should be equals to 0, and net force in
y डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी जीरो। अगर z होगा तो z भी हम लोग जीरो बोलेंगे। ठीक है क्या? कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हम लोग को दो काम करना है, x में जीरो करना है और y में जीरो करना है और z में जीरो करना है। तो इससे मुझे इक्वेशन मिलेगा। ठीक है क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, कोई ब्लॉक है जो आगे की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड लेट से, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सर, इक्विलिब्रियम नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। क्या इस बॉडी को मैं इक्विलिब्रियम में बोलूंगा? बोलो। यस सर। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बस मुझे इतना देखना है। नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन है नहीं। तो x डायरेक्शन में फोर्स तो वैसे ही जीरो है। क्या y डायरेक्शन में फोर्स जीरो है? हाँ बिल्कुल, y डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो। तो इस मास को मैं क्या बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलता जाएगा। तो इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इट डजेंट मैटर कि वेदर इट इज एट रेस्ट कंडीशन और इट इज मूविंग, और मूविंग होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टेंशन इन द रोप। बहुत इजी क्वेश्चन। इफ ऑल द सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड टेंशन। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन बोथ द रोप्स इफ सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। इसमें तुम्हें एक टेंशन निकालना है और इसमें तुम्हें दो टेंशन निकालना है। सॉल्व करो। तो देखो सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। फर्स्ट वाले को अगर देखेंगे तो इस पे जो है एम मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में एम जी लगेगा, और क्योंकि इस जगह पे कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा, और तो कुछ है नहीं। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स चाहे एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वाई डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। अब हमारा एक्स और वाई ऑलवेज ऐसे नहीं रहेगा, हम लोग इसको रोटेट कर लेंगे। तो लेट से एक्स डायरेक्शन ये हो गया और वाई डायरेक्शन ये हो गया। तो सभी फोर्सेस का कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में निकालेंगे। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये तो मैं हमेशा याद रहना चाहिए अब कि जो फोर्सेस होता है mg का, वो इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में क्या होता है? mg साइन थीटा। ये बार बार हम लोग थीटा कंपोनेंट ले करके नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखना है तुम लोग को। इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में mg साइन थीटा होता है और परपेंडिकुलर में जस्ट पास वाला आइटम आ जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो और वाई डायरेक्शन में जीरो करो। सो टेंशन इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। mg cos थीटा। समझ में आया? अब यस अब इधर मैं m2 का बनाता हूँ, क्या हो जाएगा?
m2 पे लगेगा नीचे की डायरेक्शन में m2g, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा t2, है ना। इधर m2g है और इधर लगा है t2। अब इधर लगेगा m1g और दो रस्सी से कांटेक्ट में, एक रस्सी नीचे की डायरेक्शन में लाएगा t2 और दूसरा रस्सी ऊपर की डायरेक्शन में लाएगा t1, और दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इधर से t2 इज इक्वल्स टू m2g होगा, और ये भी इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो t1 शुड बी इक्वल्स टू t2 प्लस ऑफ m1g। तो t1 कितना आ जाएगा, m1 प्लस ऑफ m2। आया था क्या सबका? Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन करो, अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 3 identical balls are there, और इसको कुछ इस तरीके से रख दिया गया, A B C। तो पूछा गया फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन B फ्रॉम द ग्राउंड, और all are identical and have mass small m। तो बी ब्लॉक पे ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा हो वो निकालना। सॉल्व करो जल्दी से। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आराम से आंसर आएगा। ये जो बॉल ए है पहले उसका एफबीटी बना हुआ, कितने कॉन्टेक्ट्स हैं उसके पास? बॉल ए के पास अगर कॉन्टेक्ट देखा जाए, एक इधर है और एक इधर है, दो कॉन्टेक्ट है, तो नीचे की डायरेक्शन में एम लग रहा होगा, और ये दोनों कॉन्टेक्ट होने के कारण से नॉर्मल फोर्सेस लगेगा। नॉर्मल फोर्सेस किधर लगेगा? सेंटर से पास होते हैं, और क्योंकि ये सभी बॉल आइडेंटिकल हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री का होगा ऐसा। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, विच इज N1 मान लो, और इस डायरेक्शन में इसको N2 एज्यूम कर लो, और क्योंकि आइडेंटिकल है तो N1 और N2 भी इक्वल होगा। क्या लगता है तुम्हें, इक्वल होगा या नहीं? Equal होगा sir. है ना, देख के लग रहा है सिमेट्री। और अगर तुम्हें नहीं भी पता चल रहा है तो यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 30 हो जाएगा। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो N1 sin 30 एंड N2 sin 30 दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। सो N1 शुड बी इक्वल्स टू N2, इधर से ही पता चल गया। और ऊपर की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा? N1 प्लस ऑफ N2 cos 30। और क्या y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए? बिल्कुल हाँ, y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे तो N1 प्लस ऑफ N2 cos 30 शुड बी इक्वल्स टू mg। तो N1 और N2 को मैं n बोल लेता हूँ, तो 2n cos 30 कितना होता है? √3/2। सो n का वैल्यू कितना निकल के आ गया?
mg/√3। ठीक है, इसे हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे बॉल का एफबीडी बनाते हैं। इस जगह पे अगर इस बॉल के पास आएंगे और इस बॉल के पास आएंगे तो दोनों बॉल आइडेंटिकल्स हैं, प्रेशर एक्सर्ट या फोर्स एक्सर्ट सेम हो रहा है। कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 कॉन्टैक्ट्स हैं। 4 कॉन्टैक्ट्स हैं तो 4 फोर्सेस लगेंगे। पहला N1 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट वाला, N1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, एक कॉन्टैक्ट का हो गया। एक बॉल से जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, N3 मान लो। एक ग्राउंड से है, इस डायरेक्शन में लगेगा, N4 मान लो। और एक इन दोनों का कांटेक्ट है, इधर लगेगा, N5। और नीचे की डायरेक्शन में खुद का मास के कारण से mg फोर्स लगेगा। मुझे सिर्फ ग्राउंड से निकालने के लिए बोला गया है कि N4 कितना होगा, और कुछ नहीं मांगा हमसे। सो N4 का वैल्यू निकालने के लिए क्या मुझे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करना है। तो इस N1 का कंपोनेंट लो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, प्लस ऑफ N1 कॉस या साइन कॉस 30। तो mg प्लस ऑफ N1 cos 30 शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, N4। तो मैं N4 का वैल्यू निकाल सकता हूँ इधर से। N4 विल बी इक्वल्स टू mg प्लस N1 का वैल्यू कितना है, दिस मच, विच इज mg/√3। और cos 30 कितना होता है, √3/2। √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3mg/2। समझ में आया क्या सबको? यस है ना, Yes, sir. ये आंसर हो So, जाएगा। अब देखो इसको, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा लॉजिक होता, बिना सॉल्व किए ही इस आंसर को निकाल सकते थे। वो कैसे? ये 3 बॉल है, इसका मास कौन बियर कर रहा है, m मास का बॉल है, कोई ना कोई तो इसको लिफ्ट करके रखा है, इक्विलिब्रियम में रखा है, तभी तो लिफ्ट हो रहा है। कौन बियर करके रखा है? क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिचुएशन सिमेट्रिकल है, तो इस mg मास का आधा तो ये बियर कर रहा होगा, mg/2, और आधा ये बियर कर रहा होगा। आया ना? तो इस yes, बॉल के ऊपर एक्चुअल में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg तो लग ही रहा है, साथ में mg/2 भी लग रहा है। तो नॉर्मल जो फोर्स होगा वो 3mg/2 के बराबर लगेगा ग्राउंड से, तभी वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। समझा गया? यस yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन करके लेके आना, होमवर्क है। क्वेश्चन ऐसा है, सर हाँ बोलो। सर वो mg/2 फोर्स डायरेक्टली डाउनवर्ड होएगा या फिर वो थोड़ा मतलब इंक्लाइंड होएगा 30 डिग्री नहीं पे? नहीं, बिल्कुल ऊपर होगा, वर्टिकली ओके अपवर्ड। सर। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जो कुछ इस तरीके से रख दिया गया है, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है डेट इज d, both आर्टिकल balls have masses m and radius r, then find the normal force by ball on B and also by ground।
इस बी बॉल पे नॉर्मल फोर्सेस बॉल के कारण से और ग्राउंड के कारण से कितना लग रहा है ये तुम्हें निकालना है। इस डी का जो वैल्यू है वो तुम्हें दे रखा है, डेट इज कितना लेना, 3r/2 ले लेते। नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करके लेकर स्मॉल आर वाला, ठीक है क्या? यस Yes, sir. हाँ, इसे सॉल्व Yes, करके sir. लेकर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस Yes, sir. करेंगे। और होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना, और पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस कर लो, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करते हैं।